नमस्कार दोस्तों, चंडीगढ़ दूरदर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपिका, आज आप सबके साथ स्वस्थ जीवन में। दोस्तों, आधुनिक समाज में फास्ट फूड हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। समय की जल्दी और व्यवस्था के कारण बहुत से लोग भोजन के लिए सिर्फ फास्ट फूड पर निर्भर करने लग गए हैं। आमतौर पर देखा गया है कि फास्ट फूड देखने में जितना स्वादिष्ट और आकर्षित होता है, उतना ही हानिकारक भी होता है। हमारी यंगर जनरेशन जो नियमित रूप से फास्ट फूड का सेवन करती है, वो आगे आने वाले टाइम में काफ़ी बीमारियों से ग्रसित भी हो सकती है। आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। यही हमारा आज का टॉपिक है कि फास्ट फूड कितना नुकसानदेह है और गुड फूड और बैड फूड की क्या परिभाषा है। इन सब की जानकारी देने के लिए जो मेहमान हमारे स्टूडियो में आए हैं वो है डॉक्टर सोनू गोयल, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन ऑफ स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, पीजीआई से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि फास्ट फूड की परिभाषा क्या है? देखिए, फास्ट फूड वो फूड है जो जैसे कि नाम से लगता है कि फास्ट फूड जो इमीडिएटली ले सकते हो। अब फास्ट फूड में परिभाषा में वो चीज़ें आती हैं जो हम आसानी से, कोई मार्केट है, बाज़ार में जाकर रेडी टू ईट फूड लेते हैं, जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चिप्स है, फ्रेंच फ्राइज़ है। तो ये वाले सब फूड फास्ट फूड की कैटेगरी में आते हैं। हाँ जी, तो फास्ट फूड कितना नुकसानदेह है? देखिए, फास्ट फूड अब हम अगर आज की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में देखें और लोग जो हैं, बच्चे खासकर, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा लेने लग गए हैं। बिल्कुल। तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं, क्योंकि इसमें 3 तत्व ऐसे हैं जो हम हमेशा अवॉइड करने को बोलते हैं और उस सारे फास्ट फूड में होते हैं। हाँ जी। नंबर 1, ज़्यादा मात्रा में नमक होना। हाँ जी। कोई भी फास्ट फूड होता है, उसमें पैकेज फूड होता है, उसमें नमक ज़्यादा डाल के रखते हैं और वो हमें पता नहीं चलता है, और उसकी मात्रा ज़्यादा होने के कारण हमारी सेहत को बहुत नुकसान पहुँचा सकता है और हाइपरटेंशन और बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। दूसरा है चीनी। ज़्यादातर फास्ट फूड में अगेन प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में यूज़ आती है और कुछ फास्ट फूड्स के अंदर चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। तो वो भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। हाँ जी। और तीसरा है वसा या तेल। तो वो भी जो है फास्ट फूड्स के अंदर ज़्यादा मात्रा में होता है और ये भी हमें नुकसानदेह देता है। और आजकल जो ट्रांस फैट है वो भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, ट्रांस फैट क्या है? देखिए, जो ट्रांस फैट है वो 2 तरह के फैट्स होते हैं, सिस फैट और ट्रांस फैट। ट्रांस फैट जो हैं वो ऐसे फैट्स होते हैं, आसान भाषा में अगर हम दर्शकों को बताएं, कि बार बार अगर हम कोई चीज़ तलते हैं तो उसमें भी ट्रांस फैट की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ जी। और ये एक ऐसे तरह से इंडस्ट्रियली बनाया जाता है। इंडस्ट्री में जब तेल बनता है, वो इस तरह से एक प्रोसेसिंग टेक्निक होती है जो तेल को सस्ता तेल बनाने में काम आती है। तो उसे ट्रांस फैट कहते हैं। और उसमें हाइड्रोजनेशन जो हम बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में, उसमें थोड़ा सा वो अल्ट्रेशन करते हैं। अच्छा। और तब वो ट्रांस फैट बनता है। अब जैसे ट्रांस फैट होता किस में है? हाँ जी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रांस फैट। एक तो हमने बताया कि बार बार अगर हम कोई चीज़ तल रहे हैं, वो तेल की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। और जैसे हम आम तौर पे बाज़ार में जाते हैं और वहाँ पे जाके वो समोसे उसी तेल में तल रहे हैं, जलेबियाँ उसी तेल में फ्राई हो रही हैं, और सब चीज़ें बार बार तेल यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है हमारी सेहत के लिए, पॉइजनस हो जाता है। इसके अलावा जो है हमारी जो आम तौर पर जो सामान मिलता है बाज़ार के अंदर, जैसे चिप्स हैं, फ्रेंच फ्राइज़ हैं, उसके अंदर ट्रांस फैट की मात्रा बहुत होती है। अब अगर हम देखें कि कुछ पैकेज्ड फूड्स हैं, हाँ जी, उसके अंदर ट्रांस फैट की मात्रा लिखी होती है उसके ऊपर। और कई जगह जैसे हम मार्जरीन्स होती हैं, हाँ जी, जो स्प्रेड्स होते हैं, उनमें ट्रांस फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और हम आजकल ये चलन आ गया है कि घर में वैसे तो बाजार से लेना है, और घर में भी अगर क्विकली बनाना है तो फटाफट स्प्रेड लगाया, उसके ऊपर हमने कुछ रखा और वो दे दिया। उस स्प्रेड में जो ट्रांस फैट की मात्रा हम बोलते हैं 2% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फूड के अंदर। और इसकी मात्रा 30 से 40% तक होती है। और ये जो ट्रांस फैट है, हमारी जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, या स्ट्रोक जिसे ब्रेन अटैक कहते हैं, उनका मुख्य तौर पर कारक माना गया है। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। हाँ जी। तो हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल्स ऑयल, जैसे कि वनस्पति और जैसे कि आपने मार्जरीन ने बताया, तो इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी कि कितनी किस पैकेट के ऊपर कैसे है? देखिए, ये हालांकि जो प्रोडक्ट्स हैं इसके ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के ऊपर होती है, पर कभी कभी ये आसान भाषा में नहीं होती है। और बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, कार्बोहाइड्रेट इतना है, प्रोटीन्स इतना है, तेल। तो
अगर हम आम जनता को ये बोलें कि क्या खाना चाहिए, किस तरह का तेल खाना चाहिए, तो आम जनता को सबसे पहला तो यही है, तेल को मिक्स करके खाना चाहिए। मिक्स मीन्स अगर आज आपने सफोला का पैकेट लिया, सनफ्लावर लिया है, तो अगली बार आप ग्राउंडनट ऑयल लें, अगली बार आप ऑलिव ऑयल लें, तो इस तरह का मिक्सचर करके तेल करके खाएंगे, हर बार डिफरेंट पैकेट लेंगे, तो आपको जो ये कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज और ये हार्ट डिजीज की होने की संभावना कम रह जाती है। अगर हम पैकेट पर देखें, पैकेट पे ट्रांस फैट की मात्रा लिखी होनी चाहिए। 2-3 चीज देखें पैकेट पर। एक तो देखें ट्रांस फैट, अगर 2% से नीचे है ट्रांस फैट, तब हम उस पैकेट को लेना चाहिए। अदरवाइज कोई भी बिस्किट का पैकेट, चिप्स का पैकेट, तेल का पैकेट अगर 2% से ज्यादा लिखा हुआ है तो वो ना लें। दूसरा है सैचुरेटेड फैट। हाँ जी। तो हम बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड जो फैट्स हैं वो अच्छे होते हैं। हाँ जी। पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो अच्छे फैट्स होते हैं। अगर सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा है, अच्छा, अगर हम कंपेयर करें, 2 पैकेट को कंपेयर करें, अगर एक में सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा है, उसको ना लें। ठीक है। वो हमारे में चर्बी जो अंदर की वो है वो जमाता है, तो उसकी मात्रा नहीं लेनी चाहिए। तीसरा हम बोलते हैं कि हालांकि हाइड्रोजनेटेड फैट से आजकल वो चलन आ गया है बैक की, जिसके अंदर प्रोसेसिंग तेल ना हो। हम पहले जमाने में कोकोनट ऑयल यूज करते थे, है ना, नारियल का तेल यूज करते थे, इवन देसी घी यूज करते थे, तो उनको भी अपने जीवन में लाएं। अच्छा। जो हम बोलते हैं सरसों का तेल, हाँ जी। सरसों का तेल अगर वो प्रोसेसिंग नहीं है, कच्ची घानी का तेल है, वो ज्यादा सेहतमंद है एज कंपेयर टू जो हमारे जो आर्टिफिशियली हाइड्रोजनेटेड तेल है। तो मैं तो ये बोलता हूँ सब्जी के अंदर, जैसे हम घर में भी करते हैं, तो सब्जी आप उनमें बनाएं, सरसों के तेल में बनाएं। अच्छा। एक लोहे की कढ़ाई में बनाएं। अगर लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे सब्जी, तो उसमें आयरन भी आएगा आपकी बॉडी के अंदर, और आपको जो है आपको अच्छे न्यूट्रिएंट की मात्रा मिलेगी। हाँ जी, ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने हमें बताया कि नमक और चीनी का जो इस्तेमाल है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जैसे कि अचार में नमक की मात्रा ज़्यादा है, या किसी और प्रोसेस्ड फूड में चीनी की मात्रा ज़्यादा है, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे हमें करनी चाहिए? एक आम भाषा में लोगों को आप इसको कैसे समझाते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है ये वाला, और हम डॉक्टर्स ही इसके लिए कल्प्रिट हैं। हम बताते हैं कि 5 ग्राम से ज़्यादा सॉल्ट नहीं खाना चाहिए, 25 ग्राम से ऊपर चीनी नहीं खानी चाहिए, तेल इतना नहीं खाना चाहिए। तो इसको अगर आसान भाषा में जनता को बताएं तो वो है कि जैसे मैं करता हूं कि अपने जब पैकेट है, पैकेट जिस टाइम खुलता है, चाहे वो चीनी का पैकेट है, नमक का पैकेट है, तो मैं उसके ऊपर डेट लिख देता हूं डायरी के ऊपर कि आज 1 तारीख है, 1 तारीख को एक नमक का पैकेट खुला है 1 किलो का। तो वो जब खत्म होता है, तो सपोज वो 25 तारीख को खत्म हो गया, तो 25 दिन हो गए, तो 25 दिन में 1 किलो नमक इस्तेमाल हुआ। ठीक है। तो और कितने लोगों में हुआ, तो हम ये पर कैपिटा एक बंदे की जो है वो कितना नमक इस्तेमाल करता है, वो इस बहाने से निकल जाता है। ठीक है। तो उससे पता चल जाता है हम ये पर दिन 6 ग्राम, 7 ग्राम, 8 ग्राम या 10 ग्राम खा रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम 5 ग्राम से 10 ग्राम के बीच में खाते हैं तो हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए। ठीक है। और अगर हम 10 ग्राम से भी ऊपर पर दिन खा रहे हैं, एक आदमी या औरत 5 ग्राम से 10 ग्राम से ऊपर खा रही है, तो बिल्कुल ही चौकन्ना हो जाना चाहिए। अच्छा। और बिल्कुल हमें देखना चाहिए कि कहाँ पे हमारा नमक ज़्यादा पड़ रहा है। इसके अलावा नमक के अंदर 3 चीज़ें घर के अंदर आप कम से कम रखें। अचार का कम से कम इस्तेमाल करें, और अचार के लिए अगर आप लेने का मन कर ही रहा है, तो हम मिर्चें जो हैं, जो हरी मिर्च हैं, उसको सिरके में डुबोकर या प्याज सिरके में डुबोकर वो खा लेते हैं, उसमें नमक नहीं डलता है, तो वो हमें खा लेनी चाहिए। इससे हमारा नमक का सेवन कम होगा। पापड़ नहीं बहुत अवॉइड करें। अगर बिल्कुल ही खाने का मन है तो हफ्ते में 1 बार पापड़ लें, है ना। प्रोसेस्ड फूड मैंने आपको बता ही दिया, पिज़्ज़ा और जंक फूड जो होता है, जो डब्बेबंद फूड हैं, उनमें सबसे ज़्यादा नमक होता है, की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अगर लेना ही है, महीने में 1 बार या 2 बार ये वाली चीज़ लें। ठीक है। तो अगर ये हम रखेंगे, इसी तरह का हम चीनी का पैकेट खोलते हैं, तो उसी तरह से हम चीनी का इस्तेमाल देखें। अब चीनी का पैकेट 1 किलो का भी हो सकता है, 5 किलो का भी हो सकता है, तो घर में जितने सदस्य हैं उनको कैसे लिमिट करना चाहिए? चीनी का सेवन जो है, बच्चे जैसे आजकल ज़्यादा करते हैं, घर में बैठे हुए हैं, कोविड का टाइम है, हर वक्त हमें कुछ मीठा दो, तो उसमें हम कैसे बच्चों को रेगुलेट कर सकते हैं कि चीनी जो है वो लिमिटेड खानी है, और ये वाइट शुगर कितनी ज़्यादा नुकसानदेह है? देखिए, चीनी तो आजकल हम ये बोलते हैं कि एक मीठा जहर बोलते हैं कभी अपनी भाषा में। तो चीनी का तो कम से कम इस्तेमाल करें। एडिड शुगर तो बिल्कुल ना लें। कई लोग दही में भी शुगर मिलाकर लेते हैं, बिल्कुल, तो वो तो बिल्कुल बंद कर दें। ठीक है। मीठी दही होती है, भगवान ने जब दूध बनाया है, दूध को जमा के दही होती है, तो वो लें, चीनी मिलाने की जरूरत नहीं है। शिकंजी लेंगे, उसमें भी चीनी मिलाएंगे,
है ना, तो वो भी चीनी बंद कर दें। शिकंजी अगर सीधे नमक की लें, नमक भी ना लें, अब सीधा नींबू का पानी लें तो बहुत टेस्टी लगता है, और आदत डालने की बात है। और देखो, मैं दर्शकों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर हम एक आदत को 42 दिन तक डाल लें, सपोज आज आपने इस तरह की चीज़ें खानी शुरू की जो आपको पसंद नहीं है, और अगर हम 42 दिन तक वो कंटिन्यूस खाएं चाहे हमको अच्छी ना लगे, तो 43वें दिन, ये साइंस भाषा में माना गया है कि आपको 43rd डे आपको उसकी आदत पड़ जाएगी, आपको वही खाने का मन करेगा। तो हम इस तरह से अगर कुछ कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर, आम जिंदगी में लाएंगे, तो चीनी का इस्तेमाल और नमक का इस्तेमाल कम हो सकता है। हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स, हम भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं, क्योंकि घर के अंदर हमारे को बिस्किट, चिप्स सब ला के रखेंगे, तो वो भी रेगुलेट करिए। कि मैं ये नहीं बोलता कि बच्चे ना खाएं इन चीज़ों को, पर ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम में अगर जब हम एक साथ सामान लेते हैं, तो सिर्फ वो एक पर्टिकुलर टाइम पर आए, ये ना हो कि ख़त्म हो गई तो दोबारा आ गई। ठीक है, ठीक तो उस तरह का अगर करेंगे तो जरूर हम जैसे कि चॉकलेट्स का सेवन है, बच्चे ये नियमित रूप से बहुत ज़्यादा करते हैं, और आजकल घर पे बैठ के जब उनकी क्लासेस ऑफलाइन ऑनलाइन चल रही हैं, तो वो बार बार थोड़ी थोड़ी देर के बाद खाना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप एक दर्शकों को हमारे ये बताइए कि जब भी खाना खाएं तो कैसे खाना खाएं ताकि वो हमारी बॉडी को अच्छी तरह से लगे, हमारा पेट भी भरा रहे और हमें जल्दी भूख भी ना लगे। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। जैसे अगर हम पौराणिक समय पर जाएं, अगर पुराने समय पर जाएं, तो वहाँ पर क्या होता था कि जो खाना हम खाते थे, एक तो बहुत अच्छा अन्न, शुद्ध फूड होता था, कोई पेस्टिसाइड्स नहीं होते थे, जो हम अपनी किचन अपने खेतों में ही खेतों में उगाते थे और वो खाते थे। अब देखिए, जैसे जैसे अब नया जमाना आ गया है, उसके अंदर आपके अर्बनाइजेशन है, तो खेत नहीं है, जमीन नहीं है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि जिसके पास थोड़ी भी ज़मीन है, तो उसके अंदर आप किचन गार्डन बनाएं। तो किचन गार्डन अगर आप बनाते हो तो उसका बहुत महत्व है। अगर हम घर की पालक, घर का घिया, घर का करेला, ये सब चीज़ खाएंगे तो बहुत ही शुद्ध खाएंगे। हमें बाहर के सामान में ये नहीं पता कि हम क्या खा रहे हैं। एक तो ये है, जितना हो सकता है। आजकल तो ये भी है कि अगर सपोज इतनी भी ज़मीन नहीं है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गमले में भी उगाई जा सकती हैं। बिल्कुल। तो कुछ हम गमले में उगाएं, आप धनिया उगाएं, पुदीना उगाएं, पालक उगाएं, मेथी उगाएं, इस तरह के सामान जो हैं वो हम गमलों में उगा सकते हैं। दूसरा जो है, हमें इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि घर के अंदर, से मैंने बताया कि ये सामान जो फालतू का सामान है, ये सब नहीं हो, और कम से कम। और हम लोग बच्चों के साथ, अगर हम इसलिए भी जिम्मेदार हैं कि हम खुद ही पिज़्ज़ा वगैरह मंगाएंगे और बच्चों को साथ बिठा के खिलाएंगे। अगर हम ये आदत कम से कम कर दें और उनको बोलें कि हम महीने में एक बार बाहर जाएंगे और उसमें हम पिज़्ज़ा खाएंगे, ठीक है, तो हमारे साथ बच्चे भी खाएं। तो इस तरह की चीज़ करेंगे, तो अगर ये धीरे धीरे आदत डाल देंगे, बच्चों में भी यही आदत पड़ जाएगी। ठीक है। और एक डॉक्टर साहब, जैसे कि टीवी के आगे या मोबाइल के आगे बैठ के जब वो खाना खाते हैं, तो उसके बारे में एक बार, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कभी कभी ना बच्चों को पता नहीं चल रहा होता कि मोबाइल के सामने कितना खा रहे हैं। तो आप उनको ये बोलिए कि ठीक है, हम आपको मोबाइल का इस्तेमाल करने देंगे। कई लोग पेरेंट्स सोचते हैं कि चलो खाना भी खा लिया और मोबाइल भी हो गया इसका, पर वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि मोबाइल के सामने, टीवी के सामने बच्चे को ये नहीं पता चल रहा होता कि वो 1 रोटी खा रहा है, 2 रोटी खा रहा है या 3 रोटी खा रहा है ना। तो एक तो हमारे अंदर ठीक से न्यूट्रिएंट्स एसिमिलेट नहीं होते, जिसको हम बोलते हैं, है ना। और दूसरा, खाना लगता नहीं है, जो एसिमिलेट का मतलब खाना लगता नहीं है, और दूसरा कितना खा रहा है ये पता नहीं चलता। तो उसको बोलिए कि आप खाना अपने साथ खिलाइए उसको, सब लोग मिलकर खाएं, मोबाइल फ़ोन अलग रख दें उसमें, और कोई मोबाइल फ़ोन आप भी ना करिए उसके अंदर। पेरेंट्स को ये भी एडवाइस करता हूँ कि उस ड्यूरेशन में जब खाना खाने का टाइम है, तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करिए। टीवी मत देखिए उस टाइम, ये आपका खुद का टाइम है, तो 20 मिनट 25 मिनट आप खुद के इस्तेमाल करिए, और उसके बाद बोलिए चलो आप 20-25 मिनट आप मोबाइल देख लो उसके। ठीक है, ठीक है। मतलब जब खाना खाएं तो सब इकट्ठे बैठ के खाएं, आपस में बैठ के खाएं, ताकि उनकी ये हैबिट जो है, बड़ों की और बच्चों की दोनों की छूट जाए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक हमारी जो घर की नमकदानी है वो बहुत ही ज़रूरत है। भारत में तो आपको मालूम है कि नमकदानी के बिना घर की गृहिणियों का काम नहीं बनता, तो वो कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, और उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं और उससे हमें आगे बीमारियां जो है वो नहीं हो सकती। देखिए, ये जो हमारे भारत की संस्कृति है, ये नमकदानी का बहुत ज़्यादा महत्व है उसके अंदर। और मैं तो ये बोलता हूँ कि सारे के सारे जो नमकदानी में, चाहे वो हल्दी ले लो, चाहे वो जितने भी मसाले ले लो, वो सारे के सारे हमारे लिए औषधि का काम करते हैं, बशर्ते अगर हम उनको लिमिटेड चीज़ों में खाएं। ठीक है। जैसे कि हल्दी है, हल्दी का इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए। कोई भी सब्जी है, कुछ भी है, हल्दी ज़्यादा खाएं।
उसके अंदर। इवन अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो सुबह को मैं चकुंदर और लौकी का जब जूस पीता हूं तो उसमें हल्दी, कच्ची हल्दी भी मिला लेता हूं। तो हल्दी तो बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हींग का इस्तेमाल बंद हो गया है। हम लोग बोलते हैं कि हींग जो है उसमें टेस्ट नहीं आएगा, तो हींग का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से गरम मसाले हैं, काली मिर्च है, गरम मसाले हैं, उनका इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। वो भी थोड़ा डालें क्योंकि उससे ना हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो भी स्टिमुलेट होते हैं और हमारे को अच्छे सिग्नल्स आते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक हमारे घर में जैसे तुलसी और लेमन ग्रास, ये सब एलोवेरा लगा हुआ है, इनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खाने में? देखिए, जो तुलसी है, अब तुलसी तो बोलते हैं कि वो रामबाण का काम करती है। कोई भी बीमारी है, ये भी बोला गया है कि तुलसी का पेड़ लगा हो घर के अंदर तो आपके घर में कैंसर या कुछ इस तरह की चीज़ नहीं होती। तो ये अतिशयोक्ति है, पर इसमें ये भी बोलना चाहूँगा कि तुलसी के पत्ते अगर आप 3 से 4 पत्ते रोज के ले लें, सुबह को जब आप गर्म पानी पीते हैं उठकर आप जरूर, जब सुबह सुबह उठते हैं तो 1 लीटर गर्म पानी आपको पीना चाहिए, है ना। तो उससे ये होता है कि आपके पेट जो है उसकी शुद्धि हो जाती है और उसके साथ तुलसी के 4-5 पत्ते खा लो, तो वो बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से जैसे आपने एलोवेरा की बात करी है, तो एलोवेरा बहुत ज़रूरी है। स्किन का ट्रीटमेंट भी है, आप अगर वो लगा लेते हैं एलोवेरा तो उसकी लोग सब्जी भी बनाते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। और आपके घर में इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं, लेमन ग्रास है, लेमन ग्रास जूस जब होता है, लेमन ग्रास के पत्ते डाल दीजिए उसके अंदर, तो ये सब चीज़ अगर आप अपनी आम जिंदगी में लाएंगे तो बीमारियां होने के बहुत कम चांस है। डॉक्टर साहब, भारतीय संस्कृति में फास्टिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि लोग पहले बहुत फास्टिंग करते थे, तो आजकल फास्टिंग का कितना महत्व है और इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ज़रूरी है, गैर ज़रूरी है? देखिए, फास्टिंग का अब देखिए बहुत दोबारा से रोल नज़र आने लग गया है और आजकल जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, वो भी इसके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंस, और मेडिकल साइंस में इसकी बहुत ही महत्ता है। जैसे हम बोलते हैं कि हम नहाते हैं तो नहाने के बाद हमारा शरीर जो है ऊपर से साफ हो जाता है, पर जो हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारे जो जीआईटी ऑर्गन्स हैं और हमारी जो हमारी नलियां हैं, खाने की नलियां हैं, उसको कैसे साफ करें? तो उसको साफ करना भी ज़रूरी है, तो उसके लिए फास्टिंग बोलते हैं। तो अगर हम एक दिन हफ्ते में, मैं एडवाइस करूंगा कि एक दिन हफ्ते में फास्टिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे को एक तो संतुलन आता है बॉडी के अंदर, और संतुलन से हमारे को अपने ऊपर कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल जो बोलते हैं, वो उसमें आता है, उसके अंदर बहुत महत्व है। और उसके अलावा जब हमारी फास्टिंग होती है, जो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारा गॉल ब्लैडर है, पित्त है, वो जो जूस सिक्रीट करता है, तो वो भी बहुत धीरे धीरे उसको भी शांति मिलती है, नहीं तो वो हमेशा ही काम करता रहता है। जब हम फास्टिंग होगी उसको भी शांति मिलेगी और उसको भी अगले हफ्ते की जो एनर्जी है उसको करने के लिए उसकी क्षमता बढ़ेगी। तो फास्टिंग बहुत जरूरी है। और मैं ये भी बोलूँगा, जो भी दर्शक फास्टिंग रखना चाहते हैं वो फास्टिंग इस तरह से रखें कि शाम को अगर वो फास्ट तोड़ रहे हो तो वो फास्ट जो है या तो पानी से, नींबू के पानी से, जिसमें नमक चीनी आप बहुत ही कम रखें या ना रखें, और या फिर फ्रूट से तोड़ें। तो अगर कई लोग तेल की तली चीज़ों से तोड़ते हैं, जैसे अभी नवरात्र थे तो जैसे ही फास्टिंग तोड़ी तो कुट्टू के आटे के पकौड़े खा लिए, है ना, और इस तरह की चीज़ें, तो वो आपको और हानि पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। जैसे डॉक्टर साहब, आगे आने वाले टाइम में आपको मालूम है करवा चौथ भी आ रहा है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं हमारी गृहिणियों को कि वो करवा चौथ का व्रत जब तोड़ती हैं तो क्या खा के तोड़ें और उसके बाद कैसा खाना खाएं ताकि उनकी जो दिन की थकावट है और जो एनर्जी लेवल्स लो हैं वो ठीक भी हो जाए कईयों को? क्योंकि आपने देखा होगा जनरली क्वेश्चंस भी पूछा जाता होगा कि हमारा सिर दर्द हो जाता है, तो ऐसे में क्या फूड लेना चाहिए कि उससे उनको आगे अगले दिन की प्रॉब्लम ना हो? मैं इस पे बिल्कुल आने वाला था। आप सिर दर्द की बात जो कर रहे हैं, बिल्कुल हो जाता है। कई लोग बिल्कुल, इस सिर दर्द क्यों होता है, पहली बात तो ये जानने की जरूरत है। जैसे पूरे दिन वो फास्ट रखते हैं, उसके बाद वो खाना खाते हैं, अब क्या होता है, हमारा जो ब्लड है, हमारा ब्लड सीधा ही सिर से और पैरों से हर तरफ से जीआईटी में चला जाता है, क्योंकि उसको पचाना होता है खाने को। तो वो हमारे शरीर में, जो हमारे सिर में रक्त की मात्रा कम हो जाती है, आम भाषा में कहें तो उसके कारण हमारा सिर में दर्द होता है। तो हम, अगर मैंने जैसे बताया कि हम जब फास्ट तोड़ते हैं, हम नींबू के पानी से या फिर फ्रूट से तोड़ें, और उसके आधे घंटे बाद, जब फ्रूट्स का इस्तेमाल हम फ्रूट्स कर रहे हैं, आधे घंटे बाद खाना खाएं और एकदम से ना ज़्यादा खाएं। तो आप खाना खाएं और तलिए चीज़ें ना खाएं। अगर हम तेलीय चीज़ें नहीं खाएंगे तो धीरे धीरे आपका खून जो है पूरी बॉडी में रहेगा और आपको सिर में दर्द नहीं होगा।
अच्छा। तो इस तरह से अगर आप फास्ट तोड़ते हैं, हाँ आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, हाँ। और आपको जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं फास्टिंग के, हाँ जी। वो नहीं होंगे। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब। एक यंगर जनरेशन के लिए मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जो यंगर जनरेशन है, जो डेली सुबह शाम सिर्फ फास्ट फूड के ऊपर निर्भर है, तो उनको किस तरह का खाना खाना चाहिए और ऐसी एनर्जी, हाई एनर्जी लेवल्स उनको मिलें, और घर में ऐसा वो पौष्टिक आहार कौन सा हो कि जो वो खाएं तो उनका दिमाग हमेशा से स्वस्थ रहे? देखिए, मैं सबसे पहले पेरेंट्स को दोबारा यही बोलना चाहूँगा इस तरह से कि जब बच्चा पैदा होता है और उसके बाद बच्चे की जब परवरिश होती है, तो परवरिश के टाइम में ही उसको खाना, इस तरह का हर तरह का खाना खिलाना शुरू करिए। जैसे आप जो खाएंगे बच्चा वो जिंदगी में खाएगा। तो शुरू से ही हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, फ्रूट्स की आदत डलवाइए। अच्छा। अगर शुरू से ही आदत डलेगी तो बच्चा आगे जाकर अपने आप वो आदत पड़ जाती है। ये देखा गया है कि 80% लोग, बच्चे, अगर हम बचपन में जो आदत डालते हैं, बड़े होके भी वही आदत रहती है। तो सबसे पहला तो यही है कि बच्चे को ये वाली अच्छे फलाहार और सब्जी वगैरह की, और फास्ट फूड की जो आदत है अगर शुरू से नहीं डलेगी, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो बाद में एग्रेसिवली वो आदत डलती है। तो एक तो आदत डलवानी बात है, बच्चों के साथ में भोजन करिए। ठीक है। और यंगर जनरेशन से मैं यही बोलूंगा कि आजकल देखिए हार्ट अटैक्स और ब्रेन अटैक्स, जिसको स्ट्रोक बोलते हैं, वो धीरे धीरे आपने देखा होगा कि आजकल बहुत यंगर जनरेशन में भी आने लगे हैं। 30 साल की, 35 साल की, हम अपने हॉस्पिटल में देखते हैं कि 30 साल का लड़का जो है हार्ट अटैक्स के उससे आ रहा है। पहले ज़माने में नहीं देखने को मिलते थे। तो इसका मुख्य कारण ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, या जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, जिसे ब्रेन अटैक कहते हैं, तो ये है। और आजकल दुनिया भर में 70% मौतें जो हैं वो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, गैर संचारी रोग, अच्छा, इनके कारण हो रही है, जिसमें हाइपरटेंशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज़ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रोक, जिसे ब्रेन अटैक बोलते हैं, चकत्ता पड़ जाता है और वो एकदम से लकवा वगैरह मार जाता है। तो मैं जो यंगर जनरेशन से यही बोलूँगा कि मैं उनसे ये नहीं बोलूँगा कि आप ये फास्ट फूड ना खाएं, पर इसको लिमिटेड मात्रा में खाएं। जैसे कि अगर आप हफ्ते में एक बार करते हैं, उसको महीने में एक बार कर दीजिए। अपने पेरेंट्स के साथ खाइए या अपने दोस्तों के साथ, जैसे भी खाना है उसको आप लिमिट में खाइए, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप आदत डालेंगे, शरीर भी उसी तरीके से आपके साथ व्यवहार करेगा, और लेटर ऑन आपको जो दिक्कतें हैं इस तरह की, वो बहुत कम आएंगी। जी डॉक्टर साहब, ड्राई फ्रूट का कितना सेवन करना चाहिए? आगे त्योहारों का दिन, महीना चल रहा है, तो मैं इसके बारे में आपसे पूछना चाह रही हूँ। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि हर कुछ खाएं, जैसे मैं बोलता हूँ मॉडरेशन में खाएं। तो ड्राई फ्रूट्स भी मॉडरेशन में लेनी चाहिए। तो आमतौर पे हम ये बोलते हैं कि मुट्ठी भर, एक मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट दिन के आप लेते हैं। पूरी मुट्ठी ऐसे नहीं, आप एक मुट्ठी एक लेंगे जो आपके अंदर आ सके। तो अगर उतने ड्राई फ्रूट्स खाते हैं दिन के अंदर तो वो ठीक है। उसमें क्या क्या होने चाहिए? बादाम अच्छे होते हैं, काजू बहुत कम करिए, बिकॉज काजू में फैट्स ज़्यादा होता है। तो बादाम, किशमिश, अखरोट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये हम दिन भर में अगर सुबह सुबह उठकर हम मुट्ठी भर ये वाली चीज़ खाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत, हमारे ब्रेन को भी अच्छा रखता है, और हमारी पूरी ज़िंदगी के अंदर जो पूरे दिन की जो एनर्जी है उसको भी मेंटेन रखता है। डॉक्टर साहब, आजकल मौसम बदल रहा है, आपको मालूम है, बहुत सी बीमारियां दस्तक दे रही हैं। पैंडेमिक से तो हम वैसे ही जूझ रहे हैं, डेंगू भी आ रहा है। तो ऐसे में जिनको कोविड भी हुआ है और बाद में उनकी पेट की समस्या काफ़ी सुनने को मिलती हैं, तो ऐसे में उनको क्या ऐसा खाना चाहिए? और दूसरा, जैसे कि वायरल्स होते हैं, तो उसमें किस तरह का भोजन का सेवन करना चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी उनको पूरी बॉडी फिर से हील हो सके? ये भी बहुत आजकल के लिए बहुत ही ज़रूरी सवाल है ये वाला, क्योंकि आजकल डेंगू फैल रहा है। तो डेंगू के अंदर, डेंगू भी एक तरह का वायरस है और कोविड भी एक तरह का वायरस है। तो सभी की डाइट कॉमन है। डाइट क्या है कि जैसे हम बोलते हैं कि जिसमें पानी ज़्यादा हो, हमें पानी ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। अब कई लोग बोलते हैं, अगर हम गाँव में जाएँ या किसी को बोलें पानी, जी मैं बहुत पानी पीता हूँ। पानी पर बहुत का मतलब क्या है वो किसी को नहीं पता। हमें नाप के पीना चाहिए। हम बोलते हैं अगर पानी पीना है 4 बोतल आप रख लो, हम बोलते हैं 3 से 4 बोतल दिन की पानी पीना चाहिए ऊपर से। तो आप नाप के 4 बोतल रख लो, आप देख लो कि आप दिन में 3 से 4 बोतल पी रहे हो कि नहीं पी रहे हो। एक तो सिंपल तरीका है, इससे आपको पता भी चल जाएगा ऊपर का पानी कितना। फ्रूट्स वगैरह का सेवन इसमें वायरल में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें भी पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, और वो न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल सारे फ्रूट्स में मिल जाते हैं। ड्राई फ्रूट मैंने आपको बता ही दिए हैं कि ड्राई फ्रूट भी बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे दिन में आना चाहिए। तली हुई चीज़ें जो हैं अगर हम ज़्यादा खाते हैं, अगेन वायरस को एग्जिबिट करता है।
अच्छा। तो जो कोविड के आप पोस्ट सिम्टम्स बोल रहे हैं जी। वो भी बहुत होने के चांसेस होते हैं कि अगर हम ये वाली चीज़ें ये जो हम फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज, योगा कितनी करनी चाहिए, कितनी इम्पोर्टेंस है और किस किस के लिए ज़रूरी है, इसके बारे में प्लीज़ जानकारी दें। देखिए, ये एक्सरसाइज और योगा ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है जी। अब हम बोलते हैं बहुत एक्सरसाइज, अब इसको भी मैं क्वांटिफाई कर देता हूँ यहाँ पर जी। कि दिन में एक आम आदमी औरत है तो उसको जो एक्सरसाइज है 30 से 40 मिनट ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए। जी। ब्रिस्क वॉक मीन्स कि तेज वॉक, जी। जो हम आम तौर पे आराम आराम से चलते हैं वो नहीं। हाँ। तो कई गृहिणियां बोलती हैं कि हम तो घर में ही इतना काम कर लेते हैं जी। तो हमें ब्रिस्क वॉक करने की क्या जरूरत है। पर वो चीज़ अलग है, ये आप अपने लिए काम कर रहे हो जी। ये आपका टाइम है जी। तो 30 से 40 मिनट के अंदर आप ब्रिस्क वॉक करिए, ये बहुत ज़रूरी है। योगा करना दिन में बहुत ज़रूरी है। आप कम टाइम से शुरू करिए, आप 20 मिनट से करिए। जी। 20 मिनट में आप जो कॉमन वो हैं, हम जो बोलते हैं कि कॉमन आसन होते हैं वो करिए। पर योगा करना बहुत ज़रूरी है। अगेन उससे संतुलन आता है और हमारी बॉडी पूरी तरह स्वस्थ होती है। सुबह को उठ के योगा करिए, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया गर्म पानी से शुरुआत करिए अपने उसकी, तुलसी के पत्ते खाइए, उसके बाद आप थोड़ी देर में आप योगा करिए। योगा करके आधे घंटे बाद आप थोड़े फ्रूट्स खाइए। उसके आधे घंटे बाद आप जो खाना है, हम जो बोलते हैं ना राजा की तरह खाना खाना चाहिए सुबह, तो वो खाइए। पर उसमें तली हुई चीज़ें नहीं होती राजा की तरह, उसमें आप पोहा खाइए, इडली खाइए, इस तरह की चीज़ें खाइए। तो इस तरह का करिए। और रात को खाना जो है वो बहुत ही कम मात्रा में लें। 7 बजे 7 साढ़े 7 बजे के बाद खाना नहीं लेना चाहिए और सूप वगैरह आपका हो जाए। अगर डॉक्टर साहब 7 बजे खाना खाया और उसके बाद 9 बजे भूख लग गई, तो ऐसा ऑल्टरनेट फूड कैसा होना चाहिए कि जो लेके आप सो सको? कई बार नींद नहीं आती है। हाँ। तो ऐसे में क्या ले लेना? दूध ले लेना चाहिए या फ्रूट ले लेना चाहिए? आप फ्रूट लीजिए। आप फ्रूट लीजिए, उसके बाद आप, जैसे मैं लेता हूँ ग्रीन टी ले लेता हूँ, उसके बाद दोबारा एक ग्रीन टी ले लेता हूँ रात को सोने से पहले। पेट बिल्कुल ठीक रहता है। और थोड़े से फ्रूट ले लिया आपने, सेब ले लिया है, कुछ ले लिया, उससे आपका शुगर मेंटेन रहेगा। पर कोई ऐसी चीज़ ना खाइए जिसमें कोई भी तेलिए चीज़ है। हाँ, तेलिए चीज़ से नींद भी प्रॉपर बाद में नहीं आती। ठीक है डॉक्टर साहब, एक रात को आजकल लोगों को सोने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है, क्या उसका भी खाने से रिलेशन है? बिल्कुल, जो मैंने आपको बताया, कई लोग लेट खाते हैं, उनका डाइजेशन नहीं हो पाता है जी। तो जब अगर सारा का सारा जो खून है वो डाइजेशन में चला गया जी, तो आपको वो मचलन सी रहेगी उसके अंदर। जी। तो इसलिए बोलते हैं कि 7 साढ़े 7 के बाद ना खाएं तो आपको नींद भी बहुत ही स्मूथ आएगी। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी प्रदान करी और मुझे लगता है कि दर्शक ये आपकी जानकारी से ज़रूर लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद जी।